नमस्ते, नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय हिंद, जय भारत। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ सभी बच्चे एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन और एकदम मज़ेदार होंगे। तो भाई आ जाइए, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सभी प्यारे साथियों का स्वागत कर लिया जाए आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो जल्दी से सभी प्यारे बच्चे क्लास के साथ जुड़ जाएंगे और आप लोगों के कमेंट्स मैं विजिबल कर देती हूँ, जिससे मुझे आपके कमेंट्स विजिबल हो जाएं। चलिए भाई आ जाओ। लास्ट क्लास कब हुई थी आपकी? भाई आपको तो सारी इन्फॉर्मेशन है, थर्सडे में हुई थी, फ्राइडे में छुट्टी थी, सैटरडे में थी और संडे में तो होती है, मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था। ठीक है, तो आ जाओ जल्दी से। अब हम लोग करते हैं अपनी क्लास को शुरू। तो आज हम लोगों का टॉपिक है एंडोक्राइन सिस्टम, उसी को हम करने वाले हैं खत्म करने की कोशिश। तो भाई आ जाओ, एंडोक्राइन सिस्टम चल रहा था, एंडोक्राइन सिस्टम। इन 3 दिनों में उम्मीद करती हूँ आपने पूरा सिलेबस जो था बायोलॉजी का वो रिवाइज कर दिया होगा, और आपके जो भी डाउट्स होंगे वो आप टेलीग्राम में पूछ लेंगे, और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो अंतःस्रावी तंत्र के बारे में करेंगे बात। मैंने आपको कहा था कि इन इन 3 दिनों में आप अपना रिवीजन करके चले अच्छे से। तो एक तरीके से सारा रिवीजन का टाइम आपको मिल चुका है, बायोलॉजी का सारा रिवीजन कर लिया होगा। आ जाओ, अब बात करते हैं अंतःस्रावी तंत्र की। तो इसमें हम लोगों ने हमारी पीयूष ग्रंथि को पढ़ लिया था, हमारी पीनियल ग्रंथि को पढ़ लिया था, बात चल रही थी हमारी थायराइड ग्रंथि की, और थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन की हम लोग कर रहे थे बात। तो हमारी जो चर्चा होगी वो थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में होगी। तो थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक बार फिर से बात करेंगे थायरॉक्सिन हार्मोन के बारे में। ठीक है, अब ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है, इसके अंदर मैंने आपको 2 पॉइंट्स बताए थे। मैंने कहा था कि थायरॉक्सिन हार्मोन जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बनता है, जब ये हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में बनेगा, अधिक मात्रा में बनेगा, एक्सिस या मोर अमाउंट में जब ये हमारे शरीर में बनेगा, तो एक बीमारी होगी। मैंने उस बीमारी का नाम आपको बताया था, उस बीमारी को कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। याददाश्त आप लोगों की वापस आ गई होगी। हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं उसको, हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, ये बात आप लोगों ने पढ़ ली थी। हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपर का मतलब ज्यादा, थायरॉयडिज्म का मतलब थायरॉक्सिन हार्मोन। तो जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन ज्यादा हो जाएगा, उसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। ठीक है, अब दूसरी बात क्या थी? जब थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में कम मात्रा में बनेगा, जब इसकी मात्रा कम बनेगी हमारे शरीर में, लेस अमाउंट में जब ये हमारे शरीर में बनेगा, तो क्या होगा? तो प्यारे बच्चे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था एक बीमारी होगी जिसको कहते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा फिर हम लोगों को, हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपो का मतलब होता है कमी, और थायरॉयडिज्म का मतलब होता है थायरॉक्सिन हार्मोन। तो हाइपर थायरॉयडिज्म हो जाएगा जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन कम हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बातें? तो हमने पिछली क्लास में सारी चीजें कर ली थी, है ना भाई? हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल। सर के बर्थडे पर मैंने आपको इन्फॉर्म भी शाम वाले बैच में किया था बच्चों को कि 50% की ऑल बैचेस पर डिस्काउंट था 23 तारीख को। ठीक है, अब आ जाओ आगे बात करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि मैम जब हाइपर थायरॉयडिज्म होता है, यानी थायरॉक्सिन हार्मोन हमारे शरीर में ज्यादा बनने लगता है, तो और कौन सी बीमारी हमारे अंदर हो जाती है? तो आप कहेंगे हमारे अंदर हो जाता है ग्रेव डिजीज, हमारे अंदर हो जाती है बेटा ग्रेव डिजीज। पेपर में पूछा जाएगा कि ग्रेव रोग किसके कारण होता है। आप कहेंगे जब हमारे शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है इसकी मात्रा अधिक हो जाती है, तो हमारे अंदर हो जाता है ग्रेव रोग, ग्रेव डिजीज। मैम ग्रेव रोग या ग्रेव डिजीज को और किस नाम से जानते हैं, या इस बीमारी में और क्या लक्षण हमारे अंदर आते हैं? तो ग्रेव रोग के अंदर आप लोगों को एक और बीमारी का लक्षण देखने को मिलेगा जिसको कहते हैं एक्सोथैलेमिक गॉइटर। एक्सोथैलेमिक गॉइटर, हमें हो जाता है एक्सोथैलेमिक गॉइटर, यानी कि हमारे अंदर जो हमारी आंखें हैं
आंखों में सूजन आ जाती है, इसको कहते हैं आंखों का घेंगा। तो हम लोगों को हो जाता है आंखों का घेंगा रोग, ठीक है, एक्सोथैलेमिक गॉइटर बोलते हैं, ठीक है। तो आंखों का घेंगा रोग हम लोगों को हो जाता है। तो इस बीमारी में क्या होगा, आपकी आंखें जो है ना ऐसे बाहर को निकली निकली सी नजर आती हैं, आपकी आंखें बड़ी मोटी मोटी हो जाती हैं। तो आपको कभी भी पूछेगा एक्सोथैलेमिक गॉइटर किसके कारण होता है, आप कहेंगे थायरोक्सिन हार्मोन जब हमारे शरीर में अधिक मात्रा में बनेगा तो एक्सोथैलेमिक गॉइटर हो जाएगा। इसी को हम ग्रेव रोग के नाम से भी जानते हैं। तो एक्सोथैलेमिक गॉइटर ही ग्रेव रोग के नाम से जाना जाता है, ऐसा आप बोल सकते हो, ठीक है। समझ में आ गई बात। शो कर रहे हैं क्या बेटा, सबके कमेंट आ रहे हैं, अनिल आपके कमेंट भी आ रहे हैं। आ जाओ आगे बात करते हैं हम लोग। अब आगे बढ़ेंगे तो आगे क्या बात करेंगे कि मैडम अब जब हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी हो सकती है। तो जब आपके शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो हम लोगों को जो बीमारी होगी उसको कहते हैं नेक गॉइटर, उसको कहा जाता है नेक गॉइटर, यानी कि गले का घेंगा हो जाएगा। गले का घेंगा, मैम गले का घेंगा रोग क्या होता है, इसमें तुम्हारा गला आगे को फूल आता है और गले से ऐसे एक मोटी सी यहाँ पे निकल आती है, अभी फोटो दिखा दूंगी। तो कभी भी पूछेगा आंखों का घेंगा कब होगा, तो थायरोक्सिन हार्मोन जब ज्यादा होगा तब होगा। गले का घेंगा कब होगा, जब थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा। अब गले के घेंगे के साथ ही हमारे अंदर एक और बीमारी है जिसको कहते हैं हाशीमोटो रोग, हाशीमोटो डिजीज कहते हैं। हाशीमोटो डिजीज भी हो जाती है हमारे अंदर। हाशीमोटो डिजीज में क्या होगा, तो अब हाशीमोटो डिजीज जो है इसमें आप लोगों को पढ़ना है कि इसमें क्या होता है। तो अगर आपको कभी भी पूछेगा हाशीमोटो डिजीज में क्या होता है, तो हाशीमोटो रोग एक इम्यून सिस्टम से संबंधित बीमारी है बेटा, आपके प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित बीमारी है। तो इसको ना थोड़ा सा मैं यहाँ बता देती हूँ। कभी भी पूछेगा कि हाशीमोटो बीमारी किसके कारण होती है, तो थायरोक्सिन की कमी के कारण। अब इसमें होता क्या है, तो हाशीमोटो बीमारी जो होती है इसके अंदर आपका जो प्रतिरक्षा तंत्र है वो आपके ही शरीर पर अटैक करने लग जाता है। तो ये किससे संबंधित बीमारी है, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित बीमारी है, प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है बेटा। तो ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हमारे अंदर हाशीमोटो बीमारी किससे संबंधित रोग है, तो आप कहेंगे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित रोग है। ये इम्यून डिसऑर्डर है बेटा, ये हमारे अंदर इम्यून डिसऑर्डर के नाम से जाना जाता है। इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, भाई हमारे प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या होता है, हमें रोगों से बचाना, हमारी सुरक्षा करना। हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया वायरस अगर गया है तो हमारा इम्यून सिस्टम हमें प्रोटेक्ट करेगा, हमें रोगों से बचाएगा। लेकिन इस बीमारी में क्या होगा, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे ऊपर ही अटैक करने लग जाएगा, तो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र जो होगा वो हमें ही नुकसान पहुंचाने लग जाएगा। ये होती है हाशीमोटो रोग। तो ये भी होता है थायरोक्सिन हार्मोन की कमी के कारण, ठीक है। वीडियो रुक रुक कर चल रही है तो हो सकता है आज थोड़ा सा दिक्कत आ रही हो बेटा, कुछ एप्लीकेशन में या फिर नेटवर्क में कोई दिक्कत आ रही होगी शायद, इसीलिए वीडियो जो है वो रुक रुक कर आपको दिखाई दे रही है, रुक रुक कर चल रही है, ठीक है। हाँ इसमें भी आज नेट की थोड़ी सी दिक्कत हो रही है तो थोड़ा सा आज मैनेज करके चलेंगे आप लोग। वीडियो रुक रही है, थोड़ा सा मैनेज करके आप लोग चलेंगे, एक सेकेंड रुक जाओ, मैं चेक कर लेती हूँ। रुक रुक कर चल रही है शायद, है ना, हाँ थोड़ा सा दिक्कत आ रही है आज, नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है बेटा, ठीक है। चलो है, बता नहीं, समझ में नहीं आया। मीरा क्यों क्यों नहीं बताते हो, सचिन बेटा आप क्या बोल रहे हो, मुझे समझ नहीं आया। अब आ जाओ, अब हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये आप लोगों ने पढ़ लिया है, ये आपको दो
जो 2 पॉइंट थे ये पढ़ने थे आप लोगों को थायरोक्सिन हार्मोन की वजह से होने वाली बीमारियों में। अब चलते हैं भाई, थायरोक्सिन आपकी जो थायराइड ग्रंथि थी वो निकालती थी दूसरा हार्मोन, तो अब बात करेंगे दूसरे हार्मोन की। तो थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो दूसरा हार्मोन था ये था कैल्सीटोनिन। प्यारे बच्चे, ये कौन सा हार्मोन था? कैल्सीटोनिन। तो बात करेंगे कैल्सीटोनिन हार्मोन की। कैल्सीटोनिन हार्मोन जो है ये क्या काम करेगा? तो कैल्सीटोनिन देखो नाम से पता चल रहा है, कैल्सी, कैल्सी मतलब कैल्शियम, मीन्स आपके शरीर के अंदर ये कैल्शियम को संतुलित करता है। ये शरीर के अंदर कैल्शियम, ठीक है, साथ में फास्फोरस, कैल्शियम हो गया, फास्फोरस हो गया, उसको संतुलित करता है। ठीक है, वो घटाकर संतुलित करता है। कैसे संतुलित करेगा बेटा? घटाकर संतुलित करता है। यानी कि जब आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो उसको कैल्सीटोनिन हार्मोन है जो कम करता है, तो आपके शरीर में घटाकर संतुलित करता है ये कैल्शियम और फास्फोरस को। लेकिन फास्फोरस तो बहुत कम पूछा जाता है, ज्यादा एग्जाम में कैल्शियम पूछा जाता है कि हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन है जो कि कैल्शियम के स्तर को घटाकर संतुलित करता है या कैल्शियम को बैलेंस करता है। तो आप बताएंगे कैल्सीटोनिन। तो लिखेंगे टू रेगुलेट, क्या काम है इसका? तो लिखेंगे टू रेगुलेट कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल। ठीक है, कैल्शियम एंड फास्फोरस, कैल्शियम एंड फास्फोरस लेवल। तो ये हमारे शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस लेवल को बैलेंस करता है। देखो अब कैसे करता है भाई, कई बार आपने सुना है कि जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक होगा, जब कभी भी आपके शरीर में कैल्शियम अधिक होगा ना तो आपके शरीर में हो जाएगी पथरी। जब भी हमारे शरीर में कैल्शियम अधिक होगा, ज्यादा आपके शरीर में कैल्शियम बन जाएगा, मोर अमाउंट में आपके अंदर अगर कैल्शियम बन रहा है तो आपको हो सकती है पथरी बेटा, स्टोन, पथरी। अब ये भी पेपर में पूछा जाता है कि पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? तो पथरी बनी होती है कैल्शियम ऑक्सीलेट की। तो आपके शरीर में जितना भी ज्यादा कैल्शियम है ना वो जब इकट्ठा हो जाएगा तो कैल्शियम ऑक्सीलेट में कन्वर्ट हो जाएगा। पथरी किस पदार्थ की बनी होती है? आप बताओगे कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। तो ये भी आपको पूछा जाता है कि पथरी जो है हमारे शरीर में किस पदार्थ की बनी होगी, तो आप लोग बताकर चलेंगे कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो मैं लिख रही हूं मेड अप ऑफ कैल्शियम ऑक्सीलेट। अब ये कैल्शियम ऑक्सीलेट कहाँ से आता है? तो ये कैल्शियम ऑक्सीलेट अतिरिक्त कैल्शियम से ही बनता है। जब हमारे शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो जाएगा तो कैल्शियम इकट्ठा होता जाएगा भाई, कैल्शियम क्या हो जाएगा? इकट्ठा होता चला जाएगा और इकट्ठा होकर कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सीलेट में, और यही कैल्शियम ऑक्सीलेट पथरी का रूप ले लेता है। तो भाई जब आपके शरीर के अंदर कैल्शियम ज्यादा हो रहा है तो उसको घटाने का काम यही करता है कैल्सीटोनिन। यानी जिनके शरीर में कैल्सीटोनिन की कमी होगी उनके शरीर में पथरी बनेगी ही बनेगी। क्यों बनेगी? क्योंकि भाई कैल्शियम तो बढ़ता जा रहा है, आपके शरीर में बढ़ता जा रहा है, कैल्सीटोनिन बन नहीं रहा। क्योंकि अगर कैल्सीटोनिन बनेगा तो उसको घटाकर ले आएगा और बैलेंस कर देगा। अब हुआ क्या, आपके शरीर में कैल्सीटोनिन हार्मोन बन नहीं रहा है, कैल्शियम बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो जितना अतिरिक्त कैल्शियम आपके शरीर में होगा वो इकट्ठा हो जाएगा और कैल्सीटोनिन कैल्शियम ऑक्सीलेट के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपके शरीर में हो जाएगी पथरी। समझ में आ गई बात है ना? ठीक है, तो आपके शरीर में जो पथरी होती है ना उसका रीजन ही ये है कि कैल्शियम ज्यादा होना, और अतिरिक्त कैल्शियम इकट्ठा होकर बना लेगा कैल्शियम ऑक्सीलेट। बात क्लियर हो गई? थम्स अप कर दो सभी बच्चे अगर समझ में आई हैं चीजें, तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ बेटा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। मैम आप मुझे ये बता दो लंगेज और अलंगेज क्या होता है? बेटा समझ नहीं आया। अच्छा, लैगिक और अलैगिक क्या होता है, शायद ये पूछना चाह रहे हो। उसको मैं आपको पढ़ाऊंगी बेटा, ठीक है? क्लास लाइव चल रही है, चिंकू कुमार जी क्लास लाइव चल रही है, ठीक है? ठीक, समझ में आ गई बात? चलो अब हम आगे बात कर रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे अगली तरफ, अगले हार्मोन की तरफ। तो ये आपको दोनों हार्मोन समझ में आ गए।
अब हम अगली ग्रंथि की तरफ चलेंगे, आपकी शरीर की 4th नंबर की ग्लैंड। अब तक हम तीन ग्रंथियां पढ़ चुके हैं, पिट्यूटरी, पीनियल और गले में थायराइड। अब बात करेंगे पैराथायरॉइड की। अब बात करेंगे हम लोग पैराथायरॉइड ग्रंथि की। पैराथायरॉइड जिसको हम बोलते हैं पराअवटु। तो अब बात करेंगे पराअवटु ग्रंथि की। इसकी लोकेशन पूछेगा कि ये कहाँ होती है, तो प्यारे बच्चे इसके नाम से ही आपको इसकी लोकेशन पता चल जाएगी। इसका नाम क्या है? पैराथायरॉइड। पैरा का मतलब होता है ऊपर और थायराइड का मतलब होता है थायराइड ग्रंथि के ऊपर। तो ये कहाँ पाई जाती है? थायराइड के ऊपर पाई जाती है। थायराइड के ऊपर पाई जाती है बेटा। तो बताकर चलोगे, थायराइड ग्रंथि के ऊपर। थायराइड ग्रंथि के ऊपर पाई जाती है ये। थायराइड ग्रंथि के ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है? आप बताओगे पैराथायरॉइड होती है। तो ये होती है अबव टू थायराइड ग्लैंड। ये थायराइड ग्लैंड के ऊपर प्रेजेंट रहती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। आए आगे बात करते हैं। इसको कहा जाता है सिस्टर ऑफ थायराइड। इसका एक नाम है बेटा, इसको एक और नाम से जाना जाता है। इसको हम लोग कहते हैं सिस्टर ऑफ थायराइड। थायराइड की सिस्टर है ये, क्योंकि थायराइड के ऊपर होती है, तो इसे कहते हैं सिस्टर ऑफ थायराइड। तो ये भी आपको पूछा जाएगा कि सिस्टर ऑफ थायराइड किसको कहते हैं। ऐसे ही लिखा आएगा हिंदी में भी और ऐसे ही लिखा आएगा इंग्लिश में भी कि विच ग्लैंड इज नोन एज सिस्टर ऑफ थायराइड, या हिंदी में आएगा सिस्टर ऑफ थायराइड ग्रंथि किसको कहते हैं, तो आप कहेंगे पैराथायरॉइड को कहते हैं। पैराथायरॉइड की संख्या कितनी होती है? अब तक हमने जितनी भी ग्रंथियां पढ़ी थी वो संख्या में एक ही थी, लेकिन इनकी संख्या कितनी होती है? तो आप कहोगे ये संख्या में 2 होती है, यानी एक जोड़ी होती है। संख्या में 2 होती हैं, यानी 1 पेयर होती हैं। कैसे होती हैं? तो चलो तुम्हें दिखाती हूँ। आपके शरीर में तितली के आकार की ग्रंथि है ये थायराइड। भाई ये थायराइड ग्रंथि है आप लोगों की, ठीक है। इसी पर आपको दिख रही है ना, ये जो मैं पिंक कलर से बना रही हूँ, ये जो आपको 4 दिख रही है संख्या में, सॉरी मैंने 2 लिख दिए ना, तो वो जोड़ी लिखा है मैंने, उसको करेक्शन करवा लेना। 1 जोड़ी और 2 जोड़ी, वो 2 जोड़ी लिखना था मुझे। 1 सेकेंड रुकना। इनकी संख्या की अगर बात करेंगे तो ये 2 जोड़ी है, मैंने 2 लिख दिया ना, संख्या 2 जोड़ी है ये, टोटल संख्या 4। अगर आपको पूछेगा तो आप लोग बताकर चलोगे कितने पेयर होते हैं इनके? 2 पेयर होते हैं, लेकिन टोटल पूछ ले तो टोटल 4 बताकर चलोगे, ठीक है। जोड़ी पूछे तो 2 जोड़ी होती है, लेकिन टोटल संख्या पूछे तो 4। जैसे कि आपको मैंने यहाँ फोटो में दिखाया है कि भाई ये संख्या में कितनी है? 4 है, 1 2 3 4। लेकिन अगर पेयर पूछे तो जोड़ा कितना हुआ? 1 जोड़ा ये हो गया, 1 जोड़ा ये हो गया। तो टोटल संख्या में 4 है, लेकिन जोड़े इनके कितने होते हैं? 2। तो ये आपकी थायराइड ग्रंथि है, तितली के आकार की जो पीली पीली दिख रही है, और इसके ऊपर ये जो आपको पिंक पिंक दिख रही है, ये होती है पैराथायरॉइड। तो थायराइड ग्रंथि के ऊपर ही प्रेजेंट होती है पैराथायरॉइड ग्लैंड, जो आपको पेपर में पूछा जा सकता है। आगे बात चल रही है कि मैम ये कौन सा हार्मोन निकालती है, इससे निकलने वाला हार्मोन कौन सा है। तो इससे निकलने वाले हार्मोन की अगर हम लोग बात कर कर चलेंगे तो आप लोग बताएंगे मैम ये निकालती है एक हार्मोन, और उस हार्मोन का नाम है पैरा हार्मोन। उस हार्मोन का नाम है प्यारे बच्चे पैरा हार्मोन। या तो इसको आप पैरा हार्मोन बोल दो, या इसी का एक और नाम है, इसी को हम पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो ग्रंथि का नाम है वही हार्मोन का नाम आप लोग बता सकते हो। तो ये निकालती है पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन। आप लिख सकते हो पैरा हार्मोन, आप लिख सकते हैं भाई पैरा हार्मोन, ठीक है। तो पैरा हार्मोन या पैराथायरॉइड हार्मोन निकालती है हमारी पैराअवटु ग्रंथि या पैराथायरॉइड ग्लैंड। अच्छा, ये जो हार्मोन है मैम क्या काम करता है? तो ये हार्मोन भी आपके शरीर में कैल्शियम लेवल को ही बैलेंस करता है। तो समझेंगे इसकी कहानी कि मैम पैरा हार्मोन क्या काम करता है। पैरा हार्मोन जो होता है ये भी हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम लेवल को ही संतुलित कर रहा होता है। तो लिखेंगे पैरा हार्मोन का कार्य। जो पैरा हार्मोन होता है प्यारे बच्चों, ये भी हमारे शरीर में क्या करता है? कैल्शियम स्तर को संतुलित करता है। तो लिख लेंगे कैल्शियम स्तर को, कैल्शियम स्तर को, कैल्शियम स्तर को बढ़ाकर संतुलित करता है। कैसे संतुलित करेगा भाई? बढ़ाकर संतुलित करेगा। बड़े ध्यान से समझना, देखो यहाँ पे 2 चीजें हैं। अभी अभी हमने पढ़ा था कैल्सीटोनिन,
अभी अभी थायराइड ग्रंथि से जो कैल्सीटोनिन निकलता है, मैंने आपको वो पढ़ाया था। वो क्या काम कर रहा था? वो कैल्शियम लेवल को बैलेंस कर रहा था, लेकिन घटाकर। जब आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो कैल्सीटोनिन निकलेगा और उसको क्या करेगा? घटाकर बैलेंस करेगा। जब आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो पैरा हार्मोन निकलेगा और कैल्शियम को बढ़ाकर संतुलित करेगा। तो कैल्शियम हो गया बैलेंस। तो एक कैल्शियम को घटा रहा है, एक कैल्शियम को बढ़ा रहा है। अंतर सिर्फ इतना है। कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को घटाकर बैलेंस कर रहा है? आप बताएंगे कैल्सीटोनिन। कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को बढ़ाकर संतुलित कर रहा है? आप कहेंगे पैराथायरॉयड। भाई कई बार हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है। कैल्शियम क्यों कम हो रहा है? क्योंकि पैराथायरॉयड हार्मोन नहीं बन रहा। पैराथायरॉयड हार्मोन अगर बनता तो कैल्शियम जितना कम हो रहा है उसको बढ़ाकर बैलेंस कर देता। तो ये क्या काम करते हैं? दोनों हार्मोन मिलकर हमारे शरीर में कैल्शियम की संतुलित मात्रा बनाए रखते हैं। तो बेटा ये कैल्शियम स्तर को बढ़ाकर संतुलित करता है। तो बता दोगे रेगुलेट कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीज इट। ठीक है, लेवल बाय इंक्रीज्ड इट। इंक्रीज करेगा भाई, बढ़ाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बता सकते हो, रेगुलेट कैल्शियम लेवल बाय इंक्रीज इट। तो बातें आपको समझ में आ रही होंगी भाई, है ना भाई? एनटीपीसी बैच कब आएगा बेटा? आएगा तो आपको नोटिफिकेशन के जरिए इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा क्या हुआ भाई? आवाज नहीं आ रही है? आवाज तो तुम लोगों को आनी चाहिए, आवाज तो बिल्कुल आनी चाहिए। अब मैं आगे बढ़ूं? चलिए भाई, अब आप लोग चल रहे हैं अगली ग्रंथि की तरफ। आपके शरीर की 5वीं ग्रंथि थाइमस ग्रंथि। प्यारे बच्चे, जो थाइमस ग्रंथि है ये कहाँ पाई जाती है? थाइमस ग्रंथि कहाँ होती है? तो थाइमस ग्रंथि का एक और नाम है, इसको कहा जाता है बाल्य ग्रंथि। किस नाम से जानते हैं इसको? बाल्य ग्रंथि के नाम से जानी जाती है ये, बाल्य ग्रंथि कहते हैं इसको। चाइल्ड ग्लैंड भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं इसको चाइल्ड ग्लैंड? क्योंकि प्यारे बच्चों ये बच्चों में ज्यादा विकसित होती है, बच्चों के अंदर इसका विकास ज्यादा होता है और बूढ़े लोगों में ये विलुप्त हो जाती है, इसीलिए इसको बाल्य ग्रंथि कहते हैं। इसकी लोकेशन कहाँ है? ये कहाँ देखने को मिलती है? इसका स्थान कहाँ पर है? तो आप लोग बताएंगे इसका जो स्थान है वो आप लोगों की वक्ष गुहा में होता है, या ऐसे बता सकते हो फेफड़ों के मध्य। ये फेफड़ों के मध्य में पाई जाती है, जहां आपके फेफड़े हैं ना उनके बीच में होती है ये, बिटवीन लंग्स, हमारे फेफड़ों के बीच में होती है ये थाइमस ग्रंथि। मान लो ये तुम्हारे फेफड़े हैं भाई, ठीक है, ये तुम लोगों के फेफड़े हैं, ये इनके बीच में ये ग्लैंड प्रेजेंट रहती है ऐसे। तो ये है थाइमस ग्लैंड। तो दोनों फेफड़ों के मध्य में स्थित होती है थाइमस ग्लैंड। आगे बात करें कि मैम ये जो थाइमस ग्लैंड है इसके बारे में एक एक्स्ट्रा पॉइंट क्या पढ़ना है कि लिख लेना, ये उम्र के अनुसार लिखेंगे, उम्र के अनुसार इसका आकार, ठीक है, ये जो ग्रंथि है ना ये उम्र के अनुसार छोटी हो जाती है, इसका आकार छोटा हो जाता है, ठीक है, छोटा होता जाता है। तो कौन सी हमारे शरीर में ग्रंथि है जिसका आकार उम्र के अनुसार छोटा होता जाता है? आप बताएंगे थाइमस ग्रंथि। तो लिख सकते हो स्मॉलर बाय एज। आपके शरीर में आपकी उम्र के अनुसार ये ग्रंथि छोटी होती जाती है। जैसे जैसे आप मतलब आप बच्चे थे 10-12 साल के तो अच्छी खासी बनेगी। जब आप जवान हैं, आप 20 से 25 साल की उम्र में हैं, तो इस ग्रंथि का आकार सबसे बड़ा होगा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, आप 40-50 की उम्र में पहुंचोगे तो ये ग्रंथि धीरे धीरे छोटी हो जाएगी। इसीलिए इसको कहते हैं चाइल्ड ग्लैंड, बच्चों की ग्रंथि, ठीक है, क्योंकि ये उम्र के अनुसार छोटी हो जाती है। अब इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की बात करेंगे कि इस ग्रंथि से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है। इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन की अगर हम लोग बात करते हैं, दिल के पास होती है, दिल के पास नहीं, बेसिकली बस ऐसा समझो कि हमारी चेस्ट कैविटी के बीच में, या तो हमारी पसलियों के बीच में, हमारे फेफड़ों के बीच में होती है, ठीक है। हाँ,
इसका काम क्या होता है प्यारे बच्चे? आ जाओ बात करते हैं, इसका भी काम क्या होता है। इससे भी निकलता है भाई हार्मोन। उस हार्मोन का नाम क्या है? तो उस हार्मोन का नाम है थाइमोसिन। थाइमोसिन हार्मोन। तो देखो कितनी सिंपल चीजें हैं। थाइमोसिन, ग्रंथि का नाम क्या है? थाइमस ग्रंथि है, और ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन क्या है? थाइमोसिन है। तो नाम एक जैसे है ना, कुछ कुछ। थाइमस ग्रंथि निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। तो थोड़े दिन में इनको रिवाइज करते चलोगे ना, थोड़े दिन में ये चीजें आपको याद होती चली जाएंगी। तो आप लोगों ने बताया कि थाइमोसिन हार्मोन निकालती है थाइमस ग्रंथि। तो इस हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन काम क्या करता है? तो ये हार्मोन आपके शरीर में जो आपकी WBC होती है, आपकी जो व्हाइट ब्लड सेल है, उनको मैच्योर करता है। तो इसका काम होता है WBC का परिपक्वन। ये करता है WBC का परिपक्वन, यानी कि आपके शरीर में जो WBC है ना, उनको मैच्योर बनाता है ये। WBC को ताकतवर बनाता है ये। और जितनी ताकतवर आपकी WBC होंगी, उतनी ही मजबूत आपकी रोगों से लड़ने की शक्ति होगी। तो आपके शरीर में आपको रोगों से लड़ने की शक्ति देता है ये। हमारी रोगों से लड़ने की शक्ति सबसे ज्यादा पावरफुल कब होती है? आप बताएंगे मैम, जब हम यंग एज में होते हैं। जब भी कोई व्यक्ति 20 से 30 साल की उम्र में होगा, तो उसकी इम्यूनिटी सबसे ज्यादा होगी। उसके बाद उसकी इम्यूनिटी धीरे धीरे घटने लग जाती है, क्योंकि उसके बाद उसकी उम्र के अनुसार उसकी कोशिकाएं भी क्या होने लगती हैं? बूढ़ी होने लगती हैं। तो प्यारे बच्चे, हमारे शरीर में हमारी WBC का परिपक्वन करने का काम इसी का होता है, थाइमोसिन का। तो ये क्या करता है? WBC का परिपक्वन। इसका काम होता है मैच्यूरेशन, मैच्यूरेशन ऑफ WBC, मैच्यूरेशन ऑफ WBC। आपको रोगों से लड़ने की शक्ति या आपकी WBC को मैच्योर बनाने का काम करता है ये जो थाइमोसिन हार्मोन होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? ठीक है, वीडियो रुक रही है क्या? ज्यादा रुक रही है ये बताओ। वीडियो में कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, हाँ। युवा अवस्था में सबसे ज्यादा बड़े आकार में ये पहुंच चुकी होती है। बच्चों में धीरे धीरे इसका तेजी से विकास होता है, और युवा अवस्था में ये पूरे अपने बड़े आकार में पहुंच चुकी होती है। उसके बाद ये घटना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लास चिपक रही है। कहाँ चिपक गई भाई क्लास? ठीक है, मैक्स अमाउंट इन ब्लड कैंसर होता है। समझ नहीं आया बेटा, ये क्या क्या बोल रहे हो? मैक्स अमाउंट इन ब्लड कैंसर होता है। अब हमारे अंदर जब WBC की संख्या ज्यादा हो जाएगी, तब होगा प्यारे बच्चे ब्लड कैंसर। मैंने आपको बताया था यार, है ये क्यों मिट गया? WBC का परिपक्वन, WBC का परिपक्वन करता है ये। चलो आ जाओ, अब आगे बात करते हैं थाइमोसिन। थाइमोसिन, ठीक है, इसको पता नहीं क्या हुआ, इसको पता नहीं क्यों मिटने की लगी रहती है। चलो आओ आगे बात करते हैं हम अगली ग्रंथि की। तो थाइमस ग्रंथि के बारे में इतना कुछ आप लोगों को पढ़कर जाना है। अब बात करेंगे हमारी नेक्स्ट ग्रंथ की, छठे नंबर की ग्रंथि, जो है प्यारे बच्चे आप लोगों की अधिवृक ग्रंथि। ठीक है, अधिवृक। लीवर को तो हम पाचन तंत्र में पूरा पढ़ चुके हैं। अब बात करेंगे अधिवृक से पहले पैनक्रियाज की बात कर लेते हैं। पैनक्रियाज ग्लैंड। अब बात करेंगे पैनक्रियाज ग्लैंड की अग्नाशय ग्रंथि की। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, अग्नाशय ग्रंथि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत ज्यादा आती है, और इसके निकलने वाले हार्मोन वो और भी इंपॉर्टेंट है। तो बात कर रहे हैं अग्नाशय ग्रंथि की, पैनक्रियाज की। आप सभी जानते हो हमारे शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है भाई, एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, यानी कि हमारे शरीर की ओनली क्या है प्यारे बच्चे? मिक्स्ड ग्लैंड। तो ये हमारे शरीर में एकमात्र मिक्स्ड ग्लैंड है जो पैनक्रियाज होती है। ठीक मैम, इसकी शेप कैसी होती है? तो मैंने पाचन तंत्र में भी इसको पढ़ाया था, और इसकी शेप की अगर हम लोगों ने बात करी है, इसकी आकृति की अगर हम लोगों ने बात करी है, तो ये होती है पत्ती के आकार की, पत्ती के आकार की ग्रंथि है। जैसे कोई लीफ होती है, जैसे कोई पत्ती होती है, लीफ शेप्ड होती है। आपने पत्ती तो देखी है भैया,
ऐसे करके जो पत्ती होती है, तो ये लीफ के आकार की होती है, पत्ती के आकार की होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट कि मैम ये ग्रंथि जो है ये मिक्स्ड ग्लैंड क्यों कहलाई जाती है? क्योंकि यह पाचक रस और हार्मोन दोनों निकालती है। पाचक रस व हार्मोन दोनों बनाने का काम करती है। ठीक है, हॉर्मोन्स दोनों बनाती है, दोनों का स्त्रवण करती है, दोनों का स्त्रवण करती है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं बेटा? इसीलिए इसको कहा जाता है आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि। देखो हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि पाचक रस तो निकालती है बाह्य स्त्रावी ग्रंथि, जितनी भी बाह्य स्त्रावी ग्रंथि हैं वो पाचक रस निकालेंगी। बाह्य स्त्रावी ग्रंथि पसीना, दूध, लार ये बनाती हैं, लेकिन जो अंतःस्त्रावी ग्रंथियां हैं वो बनाती हैं हार्मोन। लेकिन ये क्या कर रही है? ये दोनों काम कर रही है, ये बाह्य और अंतः दोनों की तरह काम कर रही है, इसलिए इसको बोलते हैं मिश्रित ग्रंथि। तो आप बता सकते हो ये क्या काम करती है? सीक्रेशन ऑफ बोथ, सीक्रेशन ऑफ बोथ, ये दोनों का सीक्रेशन करती है। डाइजेस्टिव जूस का भी करेगी, डाइजेस्टिव जूस एंड हार्मोन, और हार्मोन भी बनाएगी। तो पेपर में आपको पूछा जाता है क्वेश्चन कि शरीर की कौन सी ग्रंथि है जो दोनों का स्त्रवण करती है, हार्मोन का भी और पाचक रस का भी? तो आप बताकर आना पेनक्रियाज। इसीलिए इसको हम हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। ठीक है, ठीक भाई, समझ में आ गई बात? इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? शरीर की मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। आएंगे आगे बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट कि मैम ये ग्रंथि कौन से हार्मोन निकालती है, इस ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो ये ग्रंथि भैया बहुत सारे हार्मोन निकालती है। चलिए आइए इससे निकलने वाले हार्मोन अगली स्लाइड में आपको बता देती हूँ। ठीक भाई, बता दीजिए, वीडियो पॉज हो रहा है, एक सेकंड दो मुझे तुम लोग, ठीक है, एक सेकंड दो। सॉरी। हो सकता है बेटा बीच बीच में जो कई आपने देखा है, मतलब कई बार नेटवर्क जो है वो ब्लिंक कर जाते हैं, तो हो सकता है कई बार नेटवर्क की दिक्कत आ जाती है सर्वर में, इसीलिए क्लास बीच बीच में आपको लग रहा हो कि रुक रही हो। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलेंगे, क्योंकि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, टेक्निकल इशू है, और क्लास जो है वो इंटरनेट सर्वर की वजह से कभी कभी बीच में ब्लिंक कर सकती है। बाकी यहाँ सब कुछ ओके है बेटा, तो वो टेक्निकल इशू की वजह से कभी कभी ऐसा हो जाता है। अभी एग्जाम की डेट कुछ नहीं है बेटा, चलो आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोगों ने क्या पढ़ा कि भाई जो हमारी पेनक्रियाज ग्लैंड रहती है ये कौन कौन से हार्मोन निकालती है, पेनक्रियाज से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से होते हैं? तो हमारी अग्नाशय ग्रंथि जो है, इस ग्रंथि से निकलते हैं 3-4 हार्मोन, अग्नाशय ग्रंथि के हार्मोन, या जिसको आप अग्नाशय हार्मोन्स बोलते हो। तो भाई सबसे पहले नंबर पर आपको मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि ये जो अग्नाशय ग्रंथि है ना, इससे जो हार्मोन निकलते हैं, ये हार्मोन कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं द्वारा निकलते हैं। तो आपको पेपर में इन कोशिकाओं से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहले मैं हार्मोन लिखवा देती हूँ, फिर इनके बारे में करेंगे बात। तो सबसे पहले ये निकालती है भाई इंसुलिन हार्मोन, इस ग्रंथि से निकलता है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन के बारे में सभी बच्चों ने बात, नाम इसका बिल्कुल सुन रखा होगा। दूसरे नंबर पर निकलता है ग्लूकागोन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, ठीक है, ग्लूकागोन। और ग्लूकागोन हार्मोन जो है इसका भी नाम सभी बच्चों ने सुन रखा होगा, नहीं सुना तो अब सुन लिया। तीसरा है सोमैटोस्टेटिन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन।
तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन भी कौन सी ग्रंथि निकालती है? आप बताएंगे हमारी पेनक्रियास, सोमैटोस्टेटिन। ठीक है। और तीसरे नंबर पर या चौथे नंबर पर ये निकालती है पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, जो कि पाचन का काम करता है, जिसको बोलते हैं अग्नाशय रस, अग्नाशय रस या पोलीपेनक्रियाटिक जूस भी बोलते हैं इसको, अग्नाशय रस। तो कुल मिलाकर ये 4 चीजें हैं जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होती हैं। अब इन चारों चीजों का सीक्रेशन कहाँ से होता है? कौन सी कोशिकाएं इन चारों हार्मोनों को, इन चारों केमिकल्स को निकालती हैं, ये भी पूछा जाता है। तो आ जाओ इनके बारे में एक बार फिर से बात करेंगे। तो ये तो हो गए हार्मोन जो आपकी किससे निकलते हैं? पिट्यूटरी से, जब ये पैनक्रियास से। लेकिन ये क्या है, कभी भी पूछे तो ये ये हार्मोन नहीं है, ये है पाचक रस, ये है प्यारे बच्चे डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो 3 हार्मोन है ऊपर के, और ये नीचे से जो मैंने लिखा हुआ है ये है डाइजेस्टिव जूस यानी कि पाचक रस। तो हमने अभी अभी एक स्टेटमेंट पढ़ा था ना कि ये ग्रंथि जो है ये पाचक रस भी निकालती है और हार्मोन भी निकालती है। तो ये सारी चीजें मैंने यहाँ लिख दी हैं। इनमें से ये 3 जो आपको दिख रहे हैं ये हार्मोन है प्यारे बच्चे। ये 3 क्या है? हार्मोन। ये 3 क्या है? हार्मोन है। जबकि मैम ये जो नीचे लिखा हुआ है ये क्या है? तो ये है पाचक रस यानी डाइजेस्टिव जूस। ठीक है, तो चलिए अब एक एक करके पढ़ते हैं कि इनको कौन रिलीज करता है। आ जाओ। तो अब एक हेडिंग डालेंगे। आप लोगों को ये भी पूछा जाता है पेपर में कि पैनक्रियाज की खोज किसने करी? पैनक्रियाज की खोज, पैनक्रियाज ग्रंथि की खोज किसने करी थी? पैनक्रियाज ग्लैंड की डिस्कवरी किसने करी थी? तो आप लोग बताकर चलोगे, एक साइंटिस्ट जिनका नाम था लैंगर है, लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट ने क्या करा था? खोज करी थी किसकी प्यारे बच्चे? पैनक्रियास की, लैंगर हैंस। तो लैंगर हैंस नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पैनक्रियास ग्लैंड की खोज करी थी। अग्नाशय ग्रंथि की खोज किसने करी थी? लैंगर हैंस। तो लैंगर हैंस ने क्या करा? इन्होंने, लैंगर हैंस ने ही पैनक्रियास के अंदर विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक गुच्छा देखा। क्या देखा? कोशिकाओं का गुच्छा। जब ये इसको माइक्रोस्कोप में देख रहे थे ना ग्रंथि को, तो जैसे ही अग्नाशय ग्रंथि को माइक्रोस्कोप में रखा, इन्हें वहां पे कोशिकाओं का गुच्छा नजर आया। कोशिकाओं का गुच्छा क्या नजर आया प्यारे बच्चे? कोशिकाओं का गुच्छा नजर आया। इन्होंने देखा ग्रुप ऑफ सेल, बहुत सारी कोशिकाएं हैं इनके अंदर, ग्रुप ऑफ सेल दिखाई दिया इन्हें, बहुत सारी कोशिकाओं का एक गुच्छा दिखाई दिया। इस गुच्छे को क्या नाम दिया इन्होंने? लैंगर हैंस ने देखा था, है ना, लैंगर हैंस ने देखा था। तो इसीलिए इस कोशिका के गुच्छे को क्या नाम दिया? आप बताएंगे। इस कोशिका के गुच्छे को कहा लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं, लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं। आपने ये शब्द भी सुना होगा और पेपर में आता है कि किस ग्रंथि के अंदर लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इंग्लिश में कहते हैं आइसलैट्स ऑफ लैंगर हैंस, आइसलैट्स ऑफ लैंगर हैंस। तो लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं किस ग्रंथि में पाई जाती हैं, आपको ये पूछा जाता है। तो आप कहेंगे पैनक्रियाज में। क्या है लैंगर हैंस की द्वीपिकाएं? तो लैंगर हैंस ने जब पैनक्रियाज ग्रंथि की खोज करी तो इन्हें पैनक्रियाज के अंदर एक कोशिकाओं का गुच्छा नजर आया। मान लो ये पैनक्रियाज ग्रंथि है, मान लीजिए ये पैनक्रियाज ग्रंथि है। जब इस ग्रंथि को माइक्रोस्कोप में रखकर देखा तो ऐसे ढेर सारी कोशिकाओं के गुच्छे इनको नजर आए। इन कोशिकाओं के गुच्छों को क्या नाम दिया गया? इन कोशिकाओं के गुच्छों को ही कहा गया लैंगर हैंस की दीपिकाएं। ठीक है, समझ में आई बात? तो आपको पूछा जाता है पेपर में कि लैंगर हैंस की दीपिकाएं किसके अंदर पाई जाती हैं। आप बताएंगे लैंगर हैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं पैनक्रियाज में। ठीक, लैंगर हैंस, तो लैंगर हैंस की सेल या लैंगर हैंस की दीपिकाएं, इनको हम लोग कहते हैं बेटा। तो ये एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का गुच्छा था जो आपकी पेनक्रियाज ग्लैंड में देखा गया। एक सेकंड रुकेंगे। तो इस प्रकार आपको ये चीजें
याद करनी है और पेपर में ये चीजें आपको पूछी जाएंगी। ठीक है, जैसे कि ये है आप लोगों की लैंगरहैंस, ये है आपको की पैनक्रियाज ग्लैंड, तो ये है आपकी पैनक्रियाज ग्लैंड बेटा। तो मैंने कहा पत्ती के आकार की होती हैं, तो इसमें बहुत सारी कोशिकाएं देखी, इनका एक गुच्छा देखा, इनको नाम दिया लैंगरहैंस की दीपिकाएं। अब ये कौन कौन सी कोशिकाएं थी भाई? भाई कोशिकाओं का गुच्छा था तो बहुत सारी कोशिकाएं थी, तो कौन कौन सी कोशिकाएं थी, चलिए बात करते हैं। आपको पेपर में पूछेगा कि आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन कौन सी कोशिकाएं आती हैं। आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर या लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं, लैंगरहैंस की जो द्वीपिकाएं हैं इसमें कौन कौन आता है? तो लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं के अंदर आप लोग बताएंगे यहाँ आती हैं कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं। हाँ जी, ठीक है, आ जाओ बात करते हैं। तो सबसे पहली कोशिका का नाम है अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका, ठीक है, यानी अल्फा सेल। दूसरे नंबर पर है बीटा कोशिका, इनको नाम दिया बीटा कोशिका, यानी कि बीटा सेल, बीटा सेल। तीसरे नंबर पर है गामा कोशिका, तीसरे नंबर पर है भाई गामा कोशिका, यानी कि गामा सेल, ठीक। और फोर्थ नंबर पर है एफ कोशिका, फोर्थ नंबर पर है एफ कोशिका, यानी कि एफ सेल, ठीक है, एफ सेल। तो ये चार प्रकार की कोशिकाएं देखी, इन चारों को ही बोला जाता है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं। ठीक है प्यारे बच्चे, अब ये चारों कोशिकाएं करती क्या है, फिर इनके काम के बारे में भी तो लैंगरहैंस ने पता लगाया होगा। तो बिल्कुल ये चारों कोशिकाएं क्या क्या करती हैं, तो चलो लिखो। अल्फा कोशिका निकालती है ग्लूकागोन हार्मोन, कौन सा हार्मोन? ग्लूकागोन हार्मोन। तो कभी भी पूछे कि पैनक्रियाज में कौन सी कोशिकाएं हैं जो ग्लूकागोन हार्मोन निकालती हैं, तो आप बताएंगे अल्फा कोशिका, अल्फा कोशिका निकालती है ग्लूकागोन हार्मोन। देखो मैंने अभी भी लिखवाया था ना कि भाई ग्लूकागोन हार्मोन भी बनता है पैनक्रियाज में, तो ग्लूकागोन हार्मोन कौन सी कोशिकाएं निकालती हैं? आप कहेंगे अल्फा कोशिकाएं निकालती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है अगला पॉइंट ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बीटा कोशिकाएं क्या निकालती हैं? तो बीटा कोशिकाएं इंसुलिन निकालती हैं। पेपर में बहुत बार पूछा गया है कि कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन निकालती हैं, आप बताएंगे बीटा कोशिकाएं निकालती हैं इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, तो पैनक्रियाज में कौन सी कोशिकाएं हैं जो इंसुलिन हार्मोन निकालती हैं, आप बताकर आओगे बीटा सेल। भैया गामा सेल क्या करती हैं? तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालती हैं ये, सोमैटोस्टेटिन हार्मोन। अब ये भी पीछे लिखवाया भी था सोमैटोस्टेटिन, तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन ये निकालती हैं कौन सी कोशिकाएं? आप लोग बताकर चलोगे गामा कोशिकाएं। और मैम एफ कोशिकाएं क्या करती हैं? तो एफ कोशिकाएं निकालती हैं पैनक्रियाटिक जूस या पोली पैनक्रियाटिक जूस। ठीक है, तो ये निकालती हैं पोली पैनक्रियाटिक जूस। तो ये आपको चीजें हैं जो पेपर में यहां से पूछी जाती हैं। पॉली पैनक्रियाटिक जूस, पॉली पैनक्रियाटिक जूस या पॉली अग्नाशय रस, अग्नाशय रस इसको आप हिंदी में बोलते हो। तो इतनी चीजें हैं जो आपको याद करनी है। समझ में आई चीजें? बताओ जल्दी से, समझ में आई? अब आ जाओ, अब मैं आगे की तरफ बढ़ रही हूँ बेटा, मैं सब बताऊंगी। अभी इंसुलिन का काम, इन सब का काम बताऊंगी। एक बार रिवाइज करा रही हूँ, एक बार अच्छे से समझो चीजों को। हमने क्या करा था? हमने आज की क्लास में शुरुआत करी थी थायरोक्सिन हार्मोन के साथ। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को थायरोक्सिन या थायराइड ग्रंथि के बारे में सारे फैक्ट बता दिए थे। हम बात कर रहे थे थायरोक्सिन हार्मोन की कमी और अधिकता से कौन कौन सी बीमारी होती है। तो हमने पढ़ा कि थायरोक्सिन हार्मोन जब हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में होगा तो एक बीमारी हो जाएगी जिसको कहते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म, है ना। हाइपरथायरॉयडिज्म हो गई तो कौन कौन सी बीमारियां और हैं जो हमारे अंदर आ जाती हैं? तो आप कहेंगे ग्रेव रोग भी हो जाएगा, या ग्रेव रोग को ही कहते हैं एक्सोथैलेमिक गोइटर, आंखों का घेंगा, आंखें बाहर को निकली हुई नजर आएंगी, फटी फटी सी आंखें हो जाती हैं। दूसरी है कि कम मात्रा में बनेगा तो क्या हो जाएगा? आप कहेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपो,
हाइपोथायरॉयडिज्म। इसमें कौन कौन सी बीमारी होगी? गले का घेंगा, गला ऐसे सूजकर बाहर की तरफ को आ जाएगा, ठीक है। और इसी के अंदर यानी जब हमारे अंदर थायरोक्सिन हार्मोन कम होगा तो एक और बीमारी होगी जिसको कहते हैं हाशीमोटो रोग, ये भी हो जाएगा। हाशीमोटो रोग क्या है? ये बेटा हमारे प्रतिरक्षा तंत्र से संबंधित एक रोग है। इसमें होगा क्या कि हमारी प्रतिरक्षा हमारे ऊपर ही अटैक करेगी, यानी हम बीमार रहने लग जाएंगे। हमारी प्रतिरक्षा क्या करती है? हमें प्रोटेक्ट करती है, रोगों से बचाती है, ये उल्टा हमें बीमार करना शुरू कर देगी। तो हमारी इम्यूनिटी को ही डैमेज करने लग जाता है ये बीमारी जो होती है हाशीमोटो, ठीक है। फिर हमने थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले दूसरे हार्मोन की बात करी थी, कैल्सीटोनिन। ये क्या करता है? आपके शरीर में कैल्शियम और फास्फोरस के स्तर को घटाकर बैलेंस करता है। घटाएगा क्यों भाई? जब कोई चीज ज्यादा होगी तभी तो घटाएंगे उसको। तो जब आपके शरीर में कैल्शियम बहुत ज्यादा हो रहा है तो उसको घटाने का काम करता है ये। क्यों घटाना है? ज्यादा होने दो भैया, ज्यादा होगा तो दिक्कत हो जाएगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? शरीर में पथरी बन जाएगी। तो ज्यादा कैल्शियम अगर हमारे शरीर में हुआ तो हमें पथरी बन जाएगी। और पथरी किस पदार्थ की बनी हुई होती है? पेपर में पूछे, कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है, ठीक है। तो भाई पथरी से बचना है तो कैल्सीटोनिन हार्मोन हमारे शरीर में बनना चाहिए, क्योंकि यही अतिरिक्त कैल्शियम को कम करता है, बैलेंस करता है। फिर हमने अगली ग्रंथि पढ़ी पैराथायरॉइड। जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो आपके गले में जो थायराइड ग्रंथि है ना, उसी के ऊपर पाई जाती है। आपने फोटो भी देखा था कि पैराथायरॉइड ग्रंथि ऐसी दिखेगी, ऐसे। ये जो मैंने पिंक पिंक बनाए हुए हैं, मोती से जो बैठे हुए हैं, ये पीली पीली क्या है? ये आपकी थायराइड है। और इसी के ऊपर पाई जाती है पैराथायरॉइड। ये क्या काम करती है? तो हमने बात करी थी, ये निकालती है पैरा हार्मोन, या उसको आप पैराथायरॉइड हार्मोन भी बोल सकते हो, ठीक है। तो पैराथायरॉइड को ही कहते हैं सिस्टर ऑफ थायराइड। इनकी संख्या टोटल 4 है भाई। ये आपकी थायराइड ग्लैंड हो गई, इस तरीके से ये थायराइड ग्लैंड हो गई। इसी के ऊपर बैठी थी एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही और एक ये रही। तो टोटल संख्या 4 हो गई। जोड़ों की बात करें तो 2 जोड़े होती हैं, ठीक है। कौन सा हार्मोन निकालती है? पैरा हार्मोन। पैरा हार्मोन क्या काम करता है? ये भी हमारे शरीर में कैल्शियम स्तर को संतुलित करेगा, लेकिन कैसे करेगा? बढ़ाकर करेगा। बढ़ाकर मतलब जब आपके शरीर में कैल्शियम बहुत कम हो रहा है तो पैराथायरॉइड उसको बढ़ाकर ऊपर लेकर आएगा और बैलेंस करेगा। तो ये बढ़ाता है कैल्शियम लेवल को। अब अगली ग्रंथि थी थाइमस। कहाँ थी? फेफड़ों के बीच में। क्या थी? बाल्य ग्रंथि भी कहते हैं इसको। ये हमारे बचपन में विकसित होना शुरू होती है और यौवन अवस्था तक पूर्ण विकसित हो जाती है। फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका आकार छोटा होता चला जाता है, ठीक है। ये कौन सा हार्मोन निकालती है? ये निकालती है थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन क्या करता है? आपके शरीर में जो आपकी WBC हैं उनको परिपक्व करता है। जैसे आप जब छोटे थे आप परिपक्व नहीं थे, आप कुछ भी कैसे भी कुछ भी खा लेते थे और आप कैसे भी कुछ भी काम करते थे। आपको नहीं पता था कि अगर हमारे घर में कोई व्यक्ति आया है, कोई मेहमान आया है, तो उससे हमें नमस्ते करनी है, उसको हमें पानी देना है, अच्छे से बोलना है बड़ों से। जब आप छोटे थे आपको ये कुछ नहीं पता था, आप ऊट पटांग सारी चीजें करते थे। लेकिन अब आप बड़े हो गए हो, परिपक्व हो गए हो, अब आप मैच्योर हो गए हो, अब आपको सही और गलत के बारे में सब कुछ पता है। तो वैसे ही आपके शरीर में जब आपकी आरबीसी जन्म लेती हैं, आरबीसी बनती हैं, तो उनका मैचुरेशन, उनको परिपक्व करने का काम कौन करता है? यही करता है थाइमोसिन, ठीक है। फिर हमने बात करी थी पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज आपके शरीर की मिश्रित ग्रंथि है। इसकी शेप पत्ती के आकार की होती है। ये दोनों काम करेगी, पाचक रस भी निकालेगी और हार्मोन भी निकालेगी, इसीलिए तो ये मिश्रित ग्रंथि है। और भैया ये कौन से हार्मोन निकालती है? तो मैंने बताया था लगभग 3 हार्मोन इससे निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागोन और सोमैटोस्टेटिन, और एक पाचक रस निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस। फिर मैम ये हार्मोन कहाँ कहाँ से निकलते हैं इसके अंदर? तो जो हमारी पैनक्रियाज ग्रंथि है इसकी खोज करी थी लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट ने। लैंगरहैंस वैज्ञानिक का नाम है। इन्हीं वैज्ञानिक ने पैनक्रियाज में देखा था कोशिकाओं का गुच्छा। इस कोशिका के गुच्छे को क्या नाम दिया? इसको बोला गया लैंगरहैंस की दीपिकाएं, क्योंकि लैंगरहैंस ने खोज करी थी और नाम भी दे दिया लैंगरहैंस की दीपिकाएं, ठीक है।
अब ये जो लैंगरहैंस नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने पैनक्रियाज में कौन कौन सी कोशिकाओं को देखा? तो आप बताएंगे अल्फा कोशिका देखी, अल्फा कोशिका ग्लूकागोन हार्मोन निकालती है। बीटा कोशिका देखी, बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन निकालती है। गामा देखी तो सोमैटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है। और एफ कोशिका देखी जो पोली पैनक्रियाटिक जूस निकालती है। हमने ये पढ़ा है अभी तक, ठीक है? समझ में आ गई बात? अखिलेश क्या हुआ प्यारे बच्चे? प्लीज चेक, प्लीज चेक, प्लीज चेक। क्या चेक करें बेटा, ये तो बताओ। ठीक, आ जाओ आगे बात करते हैं। अब इनका काम सुन लो भाई, कि भाई इंसुलिन क्या करता है, ग्लूकागोन क्या करता है, सोमैटोस्टेटिन क्या करता है, और पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है। तो आ जाओ, अब इनका एक एक करके काम बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं इंसुलिन के बारे में बताऊंगी, क्योंकि पेपर में ये बहुत आता है। अगर हम इंसुलिन की बात करेंगे बेटा, तो इंसुलिन जो होता है, ये इसकी खोज किसने करी थी? तो आप बताएंगे बेंटिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, बेंटिंग। ठीक है, बेंटिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, बेंटिंग, उन्होंने इसकी खोज करी थी इंसुलिन की। ठीक है, तो इंसुलिन की खोज का श्रेय किसको जाता है? आप बताएंगे बेंटिंग को। इंसुलिन की जो डिस्कवरी करी थी वो बेंटिंग ने करी थी, इसीलिए इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था। ठीक है, चलो आओ आगे बात करेंगे। ये इंसुलिन जो होता है, ये क्या कार्य करता है, इसका कार्य क्या है, इसका फंक्शन क्या है? तो आपके शरीर के अंदर ये ग्लूकोज शर्करा को संतुलित करता है। और ग्लूकोज शर्करा को कैसे संतुलित करेगा प्यारे बच्चे? घटाकर। तो लिखना, यह रुधिर शर्करा को, आपके रुधिर में जो शर्करा होती है, रुधिर शर्करा को, यह रुधिर शर्करा को घटाकर संतुलित करता है। रुधिर शर्करा को घटाकर संतुलित करता है। यानी आपके शरीर में अगर इंसुलिन नहीं बनेगा, तो आपके खून में जो शुगर है, जो ग्लूकोज है, वो बढ़ती चली जाएगी। आपके खून में शर्करा बढ़ती चली जाएगी, और शर्करा बढ़ती चली गई तो आपको हो जाएगा डायबिटीज, आपको हो जाएगा मधुमेह रोग। तो ये क्या काम करता है? हमारे खून के अंदर जो शर्करा है उसको घटाता रहता है। आपने चीनी खाई, आपने कार्बोहाइड्रेट खाए, वो आपके खून में घुले ग्लूकोज के रूप में, तो उसको घटाता रहता है, ये घटाता रहता है, जिससे आपका जो ब्लड है उसकी कंसंट्रेशन अच्छी बनी रहती है। रुधिर चिपचिपा नहीं होता, यानी आप में शुगर नहीं होती फिर। और अगर रुधिर चिपचिपा हुआ और डायबिटीज हुई तो दुनिया भर की बीमारियां हो जाएंगी। हार्ट की परेशानी हो जाएगी, चोट लगने पर घाव नहीं भरेगा, बहुत सारी दिक्कतें होना फिर शुरू हो जाती है। तो ये क्या करता है? रुधिर शर्करा को घटाकर संतुलित करता है। तो लिख लीजिएगा, बैलेंस ब्लड शुगर, बैलेंस ब्लड शुगर, ये ब्लड शुगर को बैलेंस करता है। ठीक है, बैलेंस ब्लड शुगर बाय डिक्रीज्ड इट, बाय डिक्रीज्ड इट। बेटा डिक्रीज्ड कर कर ब्लड शुगर जब भी आपके खून में ज्यादा होगी उसको घटाकर संतुलित करता है ये जो इंसुलिन है। आपके शरीर में अगर इंसुलिन की कमी हो गई बेटा, अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई तो क्या होगा? तो हमें मधुमेह रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मधुमेह रोग हो जाएगा। मधुमेह रोग होता है बेटा, इसकी कमी से होता है हमारे शरीर में डायबिटीज। ये आपको पेपर में पूछा जाता है कि इंसुलिन हार्मोन की कमी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, तो हम कहेंगे डायबिटीज होता है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात? जिनको भी शुगर है उनके शरीर में ये इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता, और इंसुलिन हार्मोन नहीं बनता तो उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। और प्यारे बच्चे, डायबिटीज जो होता है दो तरीके का होता है। ये डायबिटीज दो तरीके का होता है। एक होता है जन्मजात प्यारे बच्चे, एक डायबिटीज है जो जन्मजात होता है, बाय बर्थ। ठीक है, जब ये बाय बर्थ होगा तो इसमें ये जन्म से ही आपकी पैनक्रियाज ग्रंथि काम नहीं करती। ऐसे बच्चे जिनमें जन्म से मधुमेह है, डायबिटीज है, उनके अंदर ये पैनक्रियाज ग्लैंड जन्म से ही काम नहीं करती। और जब जन्म से होगा ना, इसको कहा जाता है टाइप 1 डायबिटीज, इसको कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज। तो टाइप 1 डायबिटीज अगर किसी को है तो इसका मतलब उसे जन्म से है, ये डायबिटीज जन्म से है।
ठीक है। एक होती है उम्र के अनुसार, मतलब अब हम हो गए भाई 50-60 के, तो आपने देखा है बूढ़े लोगों में डायबिटीज हो जाता है। दूसरा है उम्र के अनुसार होने वाली डायबिटीज, जो उम्र बढ़ने पर शुरू होती है, उम्र के अनुसार, बाय एज होती है, एज के अकॉर्डिंगली होती है। इसको कहते हैं टाइप 2 डायबिटीज, इसको कहा जाता है टाइप 2 डायबिटीज। तो टाइप 2 डायबिटीज जो होती है ये उम्र के अनुसार होने वाली डायबिटीज है, और टाइप 1 जो होती है ये जन्म से ही होती है। जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है उनको लगते हैं डेली इंसुलिन के इंजेक्शन, इंसुलिन इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको डेली। ठीक है, इंसुलिन का इंजेक्शन अकॉर्डिंगली कंडीशन, भाई कई बार एक इंजेक्शन भी दिया जाएगा, कई बार 2 भी लेने पड़ते हैं उनको। तो डेली उनको खाने से पहले और खाना खाने के बाद 2 या 1 इंजेक्शन लेना पड़ता है इंसुलिन का, तो उनकी जो शुगर है वो फिर कंट्रोल में रहती है। तो इनको इंजेक्शन दिए जाते हैं इंसुलिन के। इसमें क्या होगा, इसमें हम लोग घरेलू नुस्खों से भी कंट्रोल कर सकते हैं, भाई करेले का पानी पी लिया, या कोई भी जो दूसरे नुस्खे होते हैं डायबिटीज के लिए, या टैबलेट्स वगैरह खाते हैं, टैबलेट्स खाते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये काम, ये नुस्खे हैं जो हम लोगों को, या ये जानकारियां हैं जो हम लोगों को पढ़नी होती है। टैबलेट्स वगैरह हम लोग लेते हैं, फिर दवा खाते हैं शुगर की। तो ऐसे करके आपको चीजें हैं जो पढ़नी है। समझ में आई बात? अब आर्टिफिशियल इंसुलिन जो होता है वो गुड़हल के फूलों से भी बनाया जाता है। मैं यहाँ पर लिख रही हूँ अगली स्लाइड में। तो आर्टिफिशियल इंसुलिन, आर्टिफिशियल इंसुलिन जो होता है, कृत्रिम इंसुलिन जो हम बना सकते हैं, कृत्रिम इंसुलिन हम बना सकते हैं गुड़हल के फूलों से बेटा। ठीक है, कृत्रिम इंसुलिन हम बना सकते हैं गुड़हल के फूलों से, गुड़हल, ठीक है, गुड़हल के फूलों से निकालते हैं बेटा इसको। हिबिस्कस, गुड़हल होता है हिबिस्कस, हिबिस्कस तो आपने देखा होगा, गुड़हल, हिबिस्कस फ्लावर जो होते हैं उनसे हम बनाते हैं आर्टिफिशियल इंसुलिन। ठीक है, समझ में आ रही है ना बातें? बताओ। इंसुलिन इंजेक्शन वो होता है क्या मैम, जो खाने से पहले, हाँ 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 जी प्यारे बच्चे, वही होता है। ठीक है, तो आज भी हमारा ये टॉपिक काफी बड़ा है तो रह गया है, कोई बात नहीं, कल कंप्लीट हो जाएगा। अब एक बच्चे ने पूछा है, हाँ आ जाओ आगे भी बात करते हैं। तो कभी भी आपको पूछेगा कि हमारे शरीर में कौन सी धातु है जो इंसुलिन से संबंधित होती है, कि कौन सी मेटल है जो इंसुलिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है, तो बताएंगे जिंक, बताएंगे जिंक प्यारे बच्चे। जैसे आपने पढ़ा था, जैसे आप लोगों ने पढ़ा था कि जो आयोडीन होता है, आयोडीन पदार्थ, आयोडीन जो होता है वो थायरॉक्सिन ग्रंथि के लिए बहुत जरूरी था, वैसे ही आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा अच्छी रहे, सही अमाउंट में इंसुलिन बने, तो जिंक बहुत जरूरी होता है। ठीक है, जिंक बहुत जरूरी होता है। चले आगे बात करेंगे। चोट लगने पर घाव नहीं भरता, हाँ जी, ये भी शुगर के सिम्टम्स होते हैं। ठीक है, चलो तो मैम जी जब हम ऑनलाइन टेस्ट करते हैं तब कुछ ऐसे क्वेश्चन है बेटा, अगर आप ऑनलाइन टेस्ट देते हो उन क्वेश्चंस के आंसर आपसे नहीं बनते हैं, उनको टेलीग्राम में शेयर किया करो, मुझे टैग किया करो, मैं आपको रिप्लाई किया करूंगी। ठीक है, कहीं ना कहीं वो बनते वहीं से, लेकिन आपको समझने में फिर दिक्कत होती है। ठीक है भाई, चलो जुलाई से पहले ही टॉपिक हम लोग कंप्लीट करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलो भाई, बॉटनी में आपकी एक दिन मैराथन क्लास में लूंगी, और बेस्ट जूलॉजी आपकी ऑलमोस्ट खत्म ही होने वाली है। तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।